बोल बोल बोल। आवाज आ रही सबको और स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। देखो एक सैंपल पेपर करेंगे केमिस्ट्री का। क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हेलोजन एसिडी। ठीक है। इसका अर्थ है कि जब इसकी रिएक्शन तुम HCl के साथ करा रहे हो या HX के साथ करा रहे हो तो ऑर्डर बताना है। हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा। आरब। एल्कोहल के केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है? 3 डिग्री। एल्कोहल मोर देन होंगे, ग्रेटर होंगे 2 डिग्री और ग्रेटर होंगे 1 डिग्री। अब देखो 3 डिग्री एल्कोहल क्या है, इसमें से कौन सा है? तो सी की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, फिर बी होगा और फिर ए होगा। यहाँ ध्यान दो, देखो कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड का अर्थ क्या हुआ? HCl। यानी HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर लोगे तो ये एक तरीके से तुम्हारा क्या होगा? लूकस रिएजेंट होगा या नहीं होगा? तो लूकस रिएजेंट सबसे ज्यादा जो टर्बिडिटी देती है वो किसके साथ देती है? 3 डिग्री इंस्टेंट टर्बिडिटी, और 2 डिग्री के साथ 5 to 10 मिनट एंड 1 डिग्री के साथ या तो देती नहीं है या तुम्हें गर्म करना पड़ेगा या आधे घंटे तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है। राधिका, कोई डाउट इसमें समझ में आ गया? तो रिएक्टिविटी अल्कोहल के लिए हमें लर्न रखना है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताना है। बायो वाले बच्चे इसके आंसर ज्यादा आसानी से बता सकते हो। DNA फिंगरप्रिंटिंग का मीनिंग क्या होता है ये पूछा गया है। शायद नहीं, सी ही होगा, क्योंकि डीएनए में क्या होती है? यूनिक सीक्वेंस होती है। जितने भी सेल होते हैं सभी के लिए क्या होती है? यूनिक सीक्वेंस होती है। तुम उसे बार उसे दूसरे से मैच नहीं कर सकते हैं। एक सेकंड रुको, ये फोटो लगाने से पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है।
देखो यहाँ है पूरा ऑप्शन, पढ़ो अब पूरे ऑप्शन को। दिख रहा है सेकंड ऑफ क्वेश्चन? हाँ, अब देखो पूरा पढ़ो। अब समझ में आ गया, डिफरेंस पता चल गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। मोना समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई भी कंपाउंड ए है जिसका तुम्हें फॉर्मूला दे रखा है C3H8O। इसे देखो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, CH3CH2O, CH3 लिख सकते हैं, या CH3CH2CH2OH। देखो यही दो पॉसिबल है या नहीं है, बताओ। या तो ये ईथर हो सकता है इस फॉर्मूले से, या ये अल्कोहल हो सकता है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 2 मोल ऑफ HI। हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं 2HI के साथ। टू फॉर्म X and Y when Y boiled with aqueous alkali form Z। Z answer of the form, answer the iodoform test, the compound A is। देखो अब ध्यान दो, यदि यहां हम HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। कोई दिक्कत? तो यहां जो एल्काइल आयोडाइड होगा तो वो तो आयोडोफॉर्म कभी टेस्ट दे नहीं सकता। आयोडोफॉर्म टेस्ट कब होता है? जब सी डबल बॉन्डो के साथ CH3 होने चाहिए। ठीक है। तो जब सी डबल बॉन्डो के साथ CH3 होगा तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा, और इस केस में जैसे तुम HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये तुम्हें आयोडोप्रोपेन मिलेगा, CH3 CH2 CH2I। तो देखो अब बिना आगे हम सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं कि हमारा जो ये कंपाउंड ए है वो कंपाउंड क्या है? मेथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या होगा? पता है ना, जब ईथर का नाम लिखते हैं तो आर डैश, जो छोटा वाला होता है उसके लिए हम ऑक्सी यूज करते हैं यानी एल्कॉक्सी, और जो बड़े वाले कार्बन होते हैं उसके लिए एल्केन यूज करते हैं। तो देखो ये OCH3 है, इसके लिए हम मेथॉक्सी यूज करेंगे, और इसके लिए एथेन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। ठीक है। हाँ, अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन देखते तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हमारा ए ऑप्शन होंगे करेक्ट। राधिका समझ में आया ये? हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो बीच में पूछते रहना। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे। ऐसे आवश्यक नहीं है क्योंकि आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम रिएक्शन देखो इसका। CH3 CH2O CH3। आरओ ये 12th की क्लास है तुम्हारी, नहीं है 11th की।
जब इसकी HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो, तुम्हें मिलेगा एथेनॉल, CH3, CH2, OH प्लस आयोडोमीथेन, CH3I। ठीक है। जब इसे बॉयल करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मेथेनल डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ। अब मेथेनल डिहाइड के लिए आयोडोफॉर्म यानी NaOI के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये तुम्हारा मिल जाएगा CHI3। क्योंकि देखो C डबल बॉन्डो के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना, जहां कहीं भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 लगा हुआ हो वो तुम्हारा देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। कॉमन नेम पूछा गया है पेंटेन डाइओइक एसिड। तो पेंटेन डाइओइक एसिड कैसी होगी? COOH, CH2, 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 COOH। देखो जब दोनों एंड पर COOH ग्रुप लिखा दिया हुआ रहेगा तो हम इसे पेंटेन डाइओइक एसिड कहते हैं। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5। किसी को पता है इसका कॉमन नेम? हाँ, इसका होता है ग्लूटेरिक एसिड। क्या होता है? हाँ, बुक में टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर इसके नाम दिए गए हैं। ठीक है। एसिड के एक बार कॉमन नेम देख लेना सबके। ये देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से। पहले फिफ्थ करो फिर सिक्स देखते हैं। फिफ्थ कह रहा है इफ 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट, देन 50% रिएक्शन वाल विल बी कंप्लीटेड। यानी तुम्हें पूछा गया है टी हाफ। और टी हाफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? 0.693/K। इसी से टी हाफ कैलकुलेट करते हैं ना। और टी क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? टी इक्वल टू 2.303/K लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है। तो टी यहां से तुम्हारा आ जाएगा, टी दे रखा है तुम्हें 32 मिनट, तो 32 इक्वल टू 2.303/K लॉग 75% डिकम्पोज हुआ है तो बचेगा कितना? 25 बचेगा ना। तो 25 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगा। यहां से के की वैल्यू फाइंड करके तुम्हें क्या करना है? इसमें पुट कर देना है तो टी हाफ कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा भी तरीका होता है। दूसरा तरीका यह है कि तुम क्या करना, जब भी टी हाफ तुमसे पूछेगा तो मान लो इनिशियल तुम्हारा था 100%, टी हाफ टाइम लगने के बाद कितना बचेगा? 50%। फिर टी हाफ और टाइम लगेगा तो कितना बचेगा? 25% बचेगा। हाँ, यहां से हमारा क्या हो गया? 75% कंप्लीट हो गया ना। तो इसका मीनिंग क्या है? जब भी 75% की बात करेगा तो ये जो टी 75% होता है ये ट्वाइस ऑफ टी हाफ होता है। ठीक है। हाँ, तो यहां से सीधा देखो, ये तुम्हारा दे रखा है 32 मिनट, ये 2 टी हाफ कर देंगे यहां से, तुम्हारा 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 16 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 मिनट। बताओ कोई दिक्कत किसी को? राधिका कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? समझ में आ गया? क्लियर? हाँ, देखो जब एमसीक्यूज में आए ना तो तुम इसी प्रोसेस को फॉलो करना जो नीचे वाला बताया हूं। ठीक है। इसमें टाइम कम लगेगा।
अब सिक्स क्वेश्चन करो, देखो इसे तो तुम लोग आसानी से मैच कर लोगे। सिक्स सभी आ रहा है ना सभी को? अच्छा ए है, सबका ए है। चलो चेक करते हैं, देखो डेल्टा पी अपॉन पी, ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, गुड। तो हमारा ए का सेकेंड, देखो ए का सेकेंड तो इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब देखो के बी क्या होता है? डेल्टा टीबी बाय एम होगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम होते हैं ना। देख रहे हो इन्होंने क्या स्मार्टनेस दिखाया, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम होता है, तो इसने क्या किया, एम को इस साइड लिख के फिर दे रखा है मैच करने के लिए। तो बी का हो गया फर्स्ट। तो देखो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा इसके साथ मैच करेगा, आई तुम्हारा वोंट ऑफ फैक्टर हो ही गया, इसको जानते ही हो। कोई दिक्कत यहां तक? एक सेकेंड, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर था ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक पार्ट, डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू एक्स टू था। अब देखो एक्स टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही तो होता है। हाँ समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। हम्म कार्बन टेट्राक्लोराइड की डायपोल मोमेंट पूछा गया है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाना आता है? CCl4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, कैसी होती है? हाँ यही होएगा, गुड। हाँ क्या कह रहे हैं 8 में? अरे ये तो बहुत इजी है, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो सबसे पहले कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है बताओ? 28, सॉरी 27। निकल तुम्हारा 28, मैग्नीज तुम्हारा 25, और आयरन तुम्हारा 26, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 18 आर्गन, 4s से तो 2 इलेक्ट्रॉन जा ही चुके हैं, तो क्या बच गया? 3d7। 27 में से देखो 2 इलेक्ट्रॉन गया है, तो अब हमारा क्या होगा? 3d7 होगा ना, 18 और 7 25 हो जाएंगे, कोई दिक्कत? इसमें 1 2 5 6 7, हाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया इसमें? 3। अब आर्गन इसमें देखो, आर्गन 4s0, 18 2 20 होता ना, ये दो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो कितने बचे? 5, 3d5। इसमें n की वैल्यू क्या हो गई? 5। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 27 था, ये हमारा 28 है, तो यहाँ 3d8 आएगा या नहीं आएगा? 3d8 आएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और इस केस में हमारा आर्गन 3d6 होगा, इस केस में n की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू होता है अंडर रूट एन ब्रैकेट एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन, यही होता है। जिसकी एन की वैल्यू सबसे ज्यादा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा, और जिसकी कम उसकी सबसे कम। तो सबसे ज्यादा एन की वैल्यू देखो किसकी है? Mn2 प्लस की। तो सबसे हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसकी आएगी? Mn2 प्लस की। लोएस्ट पूछता तो किसका होता? निकल की। राधिका ये तुझे समझ में आया कैसे लिखे हैं? AR3D7, AR3D5। देखो मैं दोबारा बताता हूं, जो नहीं समझ में आए बिल्कुल बोलना, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं है। कोबाल्ट जो है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, ये तो पता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s2, 3d7। देखो हो गया 27, काउंट करके चेक करो तो। 27 है। देखो यहां से यहां तक जो है, तीन तक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है ना, क्योंकि अब तो इस कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटर को हम बोलते हैं 18 हो गई तो आर्गन लिखते हैं शॉर्ट में। क्या लिखते हैं? आर्गन। ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लंबा ना लिखना पड़े तो हम इसे लिखते हैं आर्गन 4s2 3d7। आर्गन हमेशा 18, 18 और 2 20 और 7 27, ठीक है ना, 27 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बताओ। जब भी 18 से ऊपर वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन लिखना और 4s से स्टार्ट करना, 4s3d। ठीक है, हमारे पास क्या था? कोबाल्ट 2 प्लस था। 2 प्लस का मीनिंग होता है दो इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम से निकाला गया है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालोगे बाहर, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सबसे पहले लास्ट ऑर्बिट से निकलता है। तो देखो ये है 3d और ये है 4s, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? 4 से। हाँ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कोबाल्ट 2 प्लस का क्या हो जाएगा? आर्गन 3d7। बताओ राधिका, कोई दिक्कत यहां तक? अब हम क्या करेंगे? डी के इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है? 3। आगे बात समझ में? अब ऐसे ही सबका निकाल लोगे ना, अब तो बाकी का बताने की जरूरत नहीं है ना। सिमिलर निकल का निकाल लेंगे, सिमिलर आयरन का निकाल लेंगे और सिमिलरली मैग्नीज का निकाल लेंगे। ठीक है, बस तुम लोग एक बात ध्यान रखना। वो क्या ध्यान रखना है? क्रोमियम और कॉपर के केस में, क्रोमियम जो है उसकी एटॉमिक नंबर 24 होती है और ये एक्सेप्शन होता है। तो आर्गन 4s1 3d5 होना क्या चाहिए था? 4s2 3d4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाने से यह हाफ फिल्ड हो जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शन है। तो बोर्ड में सीधा सीधा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आर्गन 4s1 3d10, ताकि डी कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। जबकि होना क्या चाहिए था जनरली? 4s2 3d9, लेकिन होता क्या है? 4s1 3d10, ताकि ये डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। ठीक है, हाँ ये याद रखना, दोनों एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो अभी तुमने कितने क्रोमियम के बारे में जान गए। क्रोमियम 24 पे होता है, मैग्नीज 25 पे होता है, आयरन 26 पे होता है, कोबाल्ट 27 पे होता है, निकल की एटॉमिक नंबर 28 होती है, कॉपर की 29 होती है और जिंक की 30 होती है। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए। चलो देखो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को में इनको लिखना चाहिए था क्लियरली कि हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक यानी फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? नहीं लिखा है, लेकिन यहां जो दे रखा है इससे तुम्हें पता चल रहा होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है।
उसी में आता है ना 2.303। तो हमें किसके बीच बताना है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। तो देखो हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, पता है किसी को, बता सकते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था हमारा इक्वेशन? टी, हाँ यही था। तो देखो अगर ये हमारा कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच जब कर्व लिखेंगे तो ये जो हमारा है, यही तो स्लोप होता है y इक्वल टू एम एक्स। अच्छा सॉरी, 2.303 लिख दिए हैं तो लॉग आएगा, ठीक है ना। अब देखो, तो हम क्या करेंगे, लॉग आर नोट बाय आर इक्वल टू 2 सॉरी के बाय 2.303 टी, इसी टर्म में लिखोगे ना। तुम्हें क्या पूछा है कि एल एन यानी लॉग आर नोट बाय आर और टी के बीच हमें ग्राफ का स्लोप बताना है। तो देखो स्लोप हमारी क्या हो गई, के बाय 2.303, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन होता है उसकी ग्राफ होती है y इक्वल टू एम एक्स, और यहाँ m जो होता है वो स्लोप होता है। यदि मैं इसे y एज्यूम करूं, और देख रहे हो y एक्सिस पे लिया गया है ना ये पूरा, इसीलिए हम इसे y ले रहे हैं। t एक्सिस, x एक्सिस पे क्या है t, इसीलिए हम इसको x लेंगे। तो ये बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया m। समझ में आया ये? राधिका समझ में आया ये? हाँ अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे ये मिस्टेक है, आर सी ओ सी एल लिखो, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या ऐड करेंगे कि आर सी एच ओ हो जाएगा? नहीं, ए होगा H2PdBaSO4। जब भी एसाइल क्लोराइड हो, जैसे मान लो हम ले लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड COCl, इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, पैलेडाइज्ड बेरियम सल्फेट। तो ये तुम्हारा बेंजल डिहाइड बनता है, और इस रिएक्शन को रोजेन मुंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, नाम याद रखना। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? हाँ, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें हम क्या यूज करते हैं, H2PdBaSO4 क्या यूज करते हैं? बताओ कोई दिक्कत किसी को? रिएक्शन जो आए उसको लिखते चलना, नहीं तो फिर भूल जाओगे। रिएक्शन को जरूर लिखना, किसी को लिखो या ना लिखो। देखो इसका नाम लिखना है, आईयूपीएक नेम देना है। बताओ आईयूपीएक नेम तो आता होगा। राधिका इसका नाम लिख के बताओ।
इसके अलावा और किसी का कोई अलग आंसर आ रहा है? ये सबका बी आ रहा है? अच्छा, क्लास में एक ही और है, कौन एक और है? आरब लिख रहा होगा, आरब क्या है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है तुम्हारा, हाँ वो, नहीं, एल जब क्लोरीन और हेलोजन और एल्कोहल हो तो एल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे, किसको देंगे? एल्कोहल को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है और कंपाउंड ये रहा। अरे एक, ये कंपाउंड है, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। बताओ क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ? हाँ, डिक्रीज करते हैं। एक सेकंड देखते हैं। देखो, ये डोनर है, बेसिसिटी बढ़ाएगा। ये एक्सेप्टर है, बेसिसिटी कम करेगा। और इसमें तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा बेसिक हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड। हाँ, ठीक है। ये पार्ट नहीं हुआ ना, थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक हुआ ना। डी हो गया ना। और डायरेक्शन देखो, सिंबल देखो, ग्रेटर देन लेस देन का साइन देखो। ठीक है राधिका, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो नाइट्रो, NO2, CHO, ठीक है, COOH, ये सारे ग्रुप जब लगते हैं तो एसिडिटी बढ़ता है, बेसिसिटी घटता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगेंगे, जैसे CH3, OCH3, तो या मिथाइल इथाइल C2H5, इन केस में बेसिसिटी बढ़ेगी और एसिडिटी घटेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 हो गए थे? हाँ, ये 12 ही था। अब देखो एसर्शन रीजन। अरे सेल्यूलोज घास फूस में होता है, तो हम खाते हैं क्या घास फूस? रीजन में क्या कह रहे हैं बताओ? सही है, बीटा डी ग्लूकोज से ही सेल्यूलोज बनता है, ठीक है। लेकिन अब देखो, इसका रीजन ये नहीं है कि इसके कारण ही ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसका रीजन देखो 14 का, ध्यान से क्या करें, एथेनॉल इज मोर एस्टेरिकली हिंडर्ड। बताओ यहां कोई एस्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? तो रीजन तो गलत है ना। जब रीजन रीजन गलत हो तो एक ही ऑप्शन है, फिर तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करो। 15। ट्राई करके देखो क्या कह रहे हैं, एक बार कोशिश करो। जब एक नहीं समझ में आया करे तो दूसरा चेक क्या करो कि रीजन क्या कह रहा है। देखो एसर्शन क्या कह रहा है, हाइड्रोलाइज्ड ऑफ 2 ब्रोमो ऑक्टेन प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। 2 ब्रोमो ऑक्टेन, तो 8 कार्बन होगा, 8 कार्बन में सेकंड पे ब्रोमीन लगा होगा, ठीक है। ये 8 हो गया। दूसरा कह रहा है दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टू गिव पॉजिटिव ऑक्टेन टू ऑल इज प्रोडक्ट इन SN2 रिएक्शन। अब एक बात बताओ, SN2 में कभी कार्बोकेटायन बनता है? क्या बताएं, SN1 और, हाँ, SN1 में क्या होता है कि कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट, फिर प्रोडक्ट बनता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। लेकिन SN2 के केस में क्या होता था कि न्यूक्लियोफाइल एक साइड से अटैक करता है और दूसरे साइड से तुम्हारा जो लिविंग ग्रुप होता है वो लीव करके चला जाता है। तो तुम्हारा रीजन ही गलत है। रीजन गलत है तो ऑटोमेटिक तुम्हारा असर्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 16। हाँ, क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। एल्कोहल में बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है, किसमें बात कर रहा है? तो एक बात बताओ, एल्कोहल का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है क्या? कैसे भी बनाओगे तो टेट्राहेड्रल तो नहीं बनेगा ना। ये ये केवल टेट्राहेड्रल में होता है। यहाँ देखो, ROH COH यही होगा ना, तो हमें ये एंगल बताना है। एक लोन पेयर ऊपर आ गया, एक लोन पेयर नीचे आ गया।
तो बॉन्ड एंगल लगभग लगभग 180 होगा। हाँ, इसका भी सी हो गया। ठीक है राधिका, समझ में आया कुछ? इसका फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे सही है ये समझ में आया? देखो, कह रहे एल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लो, जैसे हमने CH3OH ले लिया, ठीक है। तो इसमें इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक OH अटैच्ड है। तो ये जो कार्बन है कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है ना? हाँ, sp3 होते हैं। देखो 17th क्वेश्चन देखो। कह रहा है यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच डिड्यूस द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ CrNH3 होल 6 आयन एटॉमिक नंबर तुझे गिवन है। ठीक है। तो CrNH3 होल 6 देखो बताते हैं। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की निकालनी होती है। तो मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर को 1 एज्यूम करेंगे। NH3 जो लिगेंड है जानते हो, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, कोई चार्ज नहीं होता, यानी 0 × 6 इक्वल टू, इस पर देखो टोटल चार्ज कितना है, +3। जब कोई चार्ज नहीं रहता है तो 0 लेते थे, यहाँ +3 दिया हुआ है, +3 लेंगे। तो X की ऑक्सीडेशन नंबर यानी क्रोमियम की जो चार्ज होगी वो क्या होगी, +3। राधिका ये समझ में आया कि +3 कैसे निकालें? तो क्रोमियम की एटॉमिक नंबर हमें गिवन है कि 24 है। और अभी तुम्हें बताए थे ये एक्सेप्शन होता है, 4s1 3d5। हाँ। अब तुम्हें क्या करना है, Cr3+ की लिखनी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S से जाएगा, S से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, D से। तो 3d3 हो गया। हाँ, n इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। ये अभी नहीं कह सकते, सॉरी, इसको अभी नहीं कह सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। हाँ, अभी वेट करो, अभी हम क्या करेंगे, पहले इसका लिखेंगे। क्रोमियम की, सॉरी, 4s, एक मिनट रुको रुको रुको, पहले 3D बनाओगे, क्या बनाओगे, 1 2 3 4। 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, भर दिया। फिर 4s, और फिर हमारे पास क्या आ गया, 4p। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को पेयर भी करा दूं तब भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह ही जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो मैग्नेटिक बिहेवियर तो पैरामैग्नेटिक हो गई। क्या हो गई मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक। अब NH3 जो एमीन है, एमीन होता है स्ट्रोंग लिगेंड। तो जब स्ट्रोंग लिगेंड होता है तो एक को पेयर कराएगा। पेयर कराओगे तो देखो, एक ये खाली हो गया, एक एमीन यहां आ जाएगा, दूसरा अमोनिया यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा अमोनिया तुम्हारा यहां आएगा, पांचवा यहां आएगा और छठा यहां पे आएगा। इस तरीके से 6 के 6 अमोनिया जो है तुम्हारे फिल कर जाएंगे। आ गई बात समझ में?
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो कौन सा शेप आना चाहिए, D3sp2। क्या आना चाहिए? वो लर्न रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक सीरीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, जिसमें जैसे साइनाइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब स्ट्रोंग लिगेंड होते हैं। हेलाइट्स सारे और वाटर ये वीक लिगेंड होते हैं, ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं है दूसरा। लेकिन जानते हो, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सही नहीं है। इस क्वेश्चन में जो उसे पूछना चाहिए था वो वाटर देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था अमोनिया की जगह? हाँ, वाटर देता तो ये पेयर नहीं कराता, क्योंकि वीक लिगेंड था। पेयर नहीं कराता तो फिल कहां से स्टार्ट होते, यहां से फिल स्टार्ट होते। जब यहां से फिल स्टार्ट होते तो जो तुम्हारी ज्योमेट्री आती, यानी हाइब्रिडाइजेशन, वो आती D2sp3। और D2sp3 होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। और ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, D3sp2। आगे बात समझ में? राधिका समझ में आया यहां तक? हाँ, ये कम आया होगा क्योंकि तुमने ये अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है अभी। अब देखो 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहे Cr2+ तुम्हारा रिड्यूसिंग है और Mn3+ तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग है, जबकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D4। तो देखो Cr2+ और Mn3+ दोनों की लिखते हैं। आर्गन 4s0 3d4 यही लिखेंगे, बताओ अब। सीधा लिख रहा हूं अब, पहले क्रोमियम का नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। बताओ यही लिखेंगे। इसका था 4s1 3d5, हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। इसका था 4s2 3d4, सॉरी, Mn3+ था ना क्वेश्चन में। 4s2 3d5। एक सेकंड एक सेकंड। क्वेश्चन में देखना देख रहा हूँ, Mn3+ ही था ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्रोमियम की कंडीशन ऐसी है, यदि क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो इसकी हो जाएगी D3। जब D3 हो जाएगी तो जो तुम्हारा T2g लेवल है, जिसमें 3 ऑर्बिटल हैं, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे या नहीं होंगे? और वहीं मैग्नीज के केस में जो तुम्हारा D4 है, ये क्या करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा बन गया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये बना लेगा 3d5।
यानी Mn3+ से Mn2+ ज्यादा इजिली होगा, कंफर्टेबल होगा। वहीं क्रोमियम के केस में Cr2+ से Cr3+ ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो देखो यहां क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हाँ, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके कहते हैं रिडक्शन, और जो जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाता है, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो 19 क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या कह रहा है। नहीं, कुछ और पूछ रहा है यहाँ, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर कैटेलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पूछ रहे हैं तुमसे। ये जो पार्ट है ना तुम्हारा, ये इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट, जहां एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो जाती है ना, कैटेलिस्ट ऐड करने से क्या होता है, कम एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो रिएक्शन आसानी से होता है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी ना। तो K इक्वल टू क्या था, ई की पावर माइनस ये अपॉन आर टी है ना। तो माइनस का मतलब 1 अपॉन ई रेज टू पावर ई अपॉन आर टी। यदि कैटेलिस्ट ऐड किए हो तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब हमारी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आइए बात समझ में। राधिका तुम्हें ये समझ में आया। नेक्स्ट देखो इसका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें। तो जब मोलेकुलरिटी 3 हो जाएगी, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, है ना, तो उनकी जो प्रॉपर कॉलिजन है वो कॉलिजन नहीं होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्सन के कारण कॉलिजन डिक्रीज कर जाएगी। तो रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। समझ में आई बात। देखो ध्यान, देखो इधर एक सेकंड देखो। ये मान लो एक हमारा रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है। ये तुम्हारी रिएक्टेंट हो गई ना। 3 मॉलिक्यूल है तभी तो मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी। तो कह रहे हैं 3 या इससे ज्यादा अटैकिंग रिएजेंट जब आकर इस पर अटैक करेगा, तो वो इनके स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, इनके रिपल्सन के कारण आसानी से अटैक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, या ऐसा रेयर होता है। ठीक है, यानी 3 से ज्यादा मोलेकुलरिटी नहीं होनी चाहिए। मोलेकुलरिटी का मतलब है कि इनिशियल स्टेज पर कितने रिएक्टेंट अवेलेबल है। ठीक है,
देखो 20 में क्या कह रहा है कि व्हाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस soluble इन लिक्विड एज अ टेम्परेचर इज राइज्ड। गैस कह रहा है, गैस के लिए हेनरी लॉ होता है, लिक्विड लिक्विड के लिए राउल्स लॉ होता है। जब सॉल्वेंट के अंदर हम गैस मॉलिक्यूल यानी सॉल्यूट तुम्हारा गैस हो तो टेम्परेचर राइज करोगे तो ये गैसेस क्या होंगे, आसानी से एस्केप कर जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यही रीजन था कि हॉट वाटर में जो एक्वेटिक स्पेसीज होती है जैसे फिश विश हो गए वो कंफर्टेबल रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होती है। और यदि ठंडा होगा तो इसमें ज्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड होंगे, तो उन स्पेसीज को रहने में ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। राधिका समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हाँ हाँ हाँ। एनोक्स एनोक्सिया। बैंड्स। वो प्रेशर के चेंज के कारण वो दोनों कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, दोनों दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन यहां जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा है ये डायरेक्टली टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पूछ रखा है, और वहां जो क्वेश्चन था वो जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली प्रेशर से रिलेटेड है। हाँ ठीक है। अब देखो इसके सेकेंड पार्ट में न्यूमेरिकल पूछा है, या तो ये आंसर बताओ या न्यूमेरिकल करो। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 0 पॉइंट। देखो तुम्हें क्या दे रखा है, वेट ऑफ, हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट W2 है 0.52 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 है 80.20 ग्राम। फॉर्मूला दे रखा है ना, फॉर्मूला किस लिए दे रखा है? तो N2 निकालने के लिए W2/M2 करेंगे ना। तो मैं इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला इसीलिए दे रखा है ताकि तुम खुद से निकाल लो। कार्बन की 12 होती है, 12 × 6 +1 × 6 +16 × 6। बताओ राधिका ऐड करके कितना आ रहा है? अच्छा 12 हाइड्रोजन था, तो 1 × 12 कर लो। हम्म। 180। हाँ 180 आ गया ना। तो M2 हमारा हो गया 180, तो यहाँ लिख लो M2 = 180। मोनो आवाज आ रही क्या? फ्रीजिंग, नहीं फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। मोना आवाज आ रही क्या? लगता है ज्वाइन करके गायब है। डेल्टा TF = फॉर्मूला क्या होता है, KF/m। M यानी मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम क्या लिखेंगे, KF W2/M2 W1 × 1000। देखो सारी वैल्यू गिवन है, पुट कर दोगे। हाँ वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, लिखेंगे T0F - TF।
टी नोट एफ की जगह 0 डिग्री रख देंगे, तुम्हें टी एफ पूछा गया है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जो वैल्यू इधर आएगा। ठीक है। देखो 21, देखो तो क्या कह रहा है। तो ये तो बना दोगे आसानी से, बनाओ, 4 क्लोरो पेंटे पेंट। हम्म। राधिका, राधिका आवाज आ रही। देखो ये 5 कार्बन है, तो पेंटेन 2 ऑन था ना, तो सेकेंड पे डबल बॉन्ड हो गया, और 4 क्लोरो था, है ना। 4 पे Cl लगा दो। अब हाइड्रोजन फिल कर दो, CH3 CH, CH2 CH3। बन गया ना स्ट्रक्चर। क्या है नाम, बोलो तो एक बार। 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। याद रखना, ठीक है। ये है हमारा पेंटेनोइक एसिड। 1 2 3, थर्ड पे फिनाइल था कि ब्रोमो था। 3 ब्रोमो था शायद। नहीं, 3 ब्रोमो। दोबारा ज्वाइन करो तो एक बार। देखो फिर भी नहीं होगा तो मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा, चेक करो। हाँ हाँ। नाम भी लिख ही देता हूँ मैं। राधिका विजिबल है। अब देखो, नाम तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इसके। पेंटेनोइक एसिड था, यानी 5 कार्बन होंगे। फर्स्ट पे COH होगा। थर्ड पे ब्रोमो बोला तो 3 पे ब्रोमीन, और 4 पे फिनाइल बोला तो बेंजीन रिंग लगा देना है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन फुलफिल कर दो बस। बन गया ना स्ट्रक्चर। अब सेक्शन सी और डी ई कल करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके आगे 21 क्वेश्चन कर लिए ना, 22 to 33 नेक्स्ट क्लास में करते, कल करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, CDE तभी तो कह रहा हूँ। ठीक है ना, अब नेक्स्ट में करते हैं। ये नाम बताना, अंजनी झा कौन ज्वाइन कर रखा है। अच्छा, नंदनी ज्वाइन कर रखा है क्या। तो इतने देर से सब समझ में आ रहा था क्या, तुमने एक बार भी बोला नहीं। सारा समझ में आ गया। चलो इसके अब आगे के सेक्शन है ना, वो हम नेक्स्ट में करते हैं, कल करते हैं। चलो कल मिलते हैं।